चालू हो गया। चलिए, तो आज हम लोग पता है पिछले दिन जो क्लास चला था उसमें फिर से हम लोग एक बार पहले जो चीज़ पढ़ चुके थे उसको हम लोग एक बार रिकॉल किए थे, और नया टॉपिक जो शुरुआत थी वो हम लोग आज फिर से देखेंगे। उसका नाम है प्रोजेक्शन। थोड़ा आराम से समझेंगे इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न से पूछे जाते हैं। इसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक है, मतलब ये है कि किसी वेक्टर का किसी लाइन पर प्रोजेक्शन क्या होगा, ये हमको निकालना है। अब इसको कैसे समझेंगे, आप उस दिन मैंने कहा था पिछले क्लास में कि आप लोग प्रोजेक्टर देखे होंगे। प्रोजेक्टर जो पर्दे पर सिनेमा को दिखाया जाता है उससे लाइट के रे निकलते हैं और वो जा कर के पर्दे पर एक काल्पनिक जो है कि नहीं क्या करता है, वो इमेज बनाता है और इस प्रकार से हम उसको देखते हैं। तो क्या होता है यहाँ समझेंगे। जैसे अब कौन चला गया, क्यों? अच्छा चलिए आ जाएगा। क्या जी? बस जहाँ छोड़े थे वहीं है, अभी कुछ छूटा नहीं है आपका। जहाँ तक क्लास एंड हुआ था उसके बाद जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ तो हम पहले ही वाला थोड़ा सा रिकॉल कर रहे थे। हमको लगा कि कोई हो सकता है कि आ जाए, इसलिए कि देखिए नीलेश आ रहे हैं, मैं इंटर नहीं कर सकता, स्पष्ट मैंने कह दिया भाई पैसा जमा कीजिए। तो काची चलिए, गुप्तेश्वर भी आ गए। देखिए हम बोल दिए, वो लोगों को कहना चाहिए अब कितना दिन वेट करें। ये बताइए, 1 महीना हम बिना कुछ कहे कर दिए, फिर ये सेकेंड मंथ में भी आप देखिए आज 25 तारीख हो गया, समझ रहे हैं? मतलब 2 महीने में आप 1000 रुपये इंतजाम नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर पाएंगे बताइए। आखिर आपको मैंने सब अपना फैक्ट बता दिया है भाई, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, तो आप समझते नहीं हैं, फिर मैं क्या करूं। तो जिसका भाई जमा था उसी को, अब इसलिए हम इसको अभी यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं। रिकॉर्डिंग होगा लेकिन यूट्यूब पे नहीं डालेंगे जब तक कि लोग सारे या तो सब लोग देना दे। क्या चीज? तो अब सोचिए उन लोगों, नहीं देखिए उन लोगों को ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा रुक जाइएगा तो 1 मिनट उन टॉपिक पे। वैसे आप लोग अपना अगर समझना होगा समझाना होगा तो दूसरे को समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये बात है, इसलिए एंटर नहीं कर रहे हैं किसी को। आप लोगों को पढ़ना है भाई तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो, फिर दोबारा पढ़ाएंगे भी नहीं, ये बात स्पष्ट है। देखो आज स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है, स्पष्ट बात है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आज दे दे, कल दे दे, जल्दी से ज्वाइन कर ले, नहीं तो फिर दोबारा। और रिकॉर्डिंग भी, ये भी अगर फिराक में है लोग कि हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे वो लोग पढ़ लेगा, ऐसा हम नहीं करेंगे, स्पष्ट बात है। इसलिए हम लोगों से बोल दिया कि भाई तुम लोगों को पर्सनली भेज देंगे, ग्रुप में नहीं डालेंगे, पर्सनली नोट्स भेज देंगे। पर्सनली जो है कि नहीं अभी जो समझा रहे उसको बहुत ध्यान से समझो, और क्वेश्चन भी तुमको पर्सनली भेज देंगे, उसका थ्योरी पर्सनली भेज देंगे। उसमें तुमको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप जो है कि नहीं डायरेक्ट पर्सनली क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम जब पढ़ाने लगेंगे जूम पे लाइव तो उसमें बता देंगे। इसी में लाइव ही आप लोगों को क्वेश्चन में समझा देंगे। अब जो है कि नहीं उन लोगों को लग रहा है कि भाई हम लोग चालाक है, तो भाई ठीक है, हम भी मूर्ख हैं आदमी, कोई क्या दिक्कत है। चलिए, तो बात है प्रोजेक्शन की, बहुत आराम से समझिएगा। जैसे मैं कहूँ अगर कि ये कोई लाइन दिया हुआ है, बहुत आराम समझिएगा। आपके पास कोई लाइन है, इस लाइन को हम एल मान लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोज किया जाए इस वेक्टर का नाम है ए बी, ठीक है। अब कोई इसको ए बी वेक्टर कहेगा या कोई इसको ए बी वेक्टर कहे या केवल ए वेक्टर कहे, हम जो भी मान लें। छोटा अगर सिंगल लेटर लेंगे तो स्मॉल लेंगे और डबल लेटर लेंगे तो बड़ा लेंगे, तो पता है सबको। अब आप समझिए हमको यहाँ पढ़ना क्या है कि इस वेक्टर का इस लाइन पर प्रोजेक्शन क्या होगा। ये लाइन मान लीजिए बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन पर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इधर से लाइट इस पर डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, ठीक है। और जैसे ही प्रकाश डालेंगे तो इसका कुछ इमेज जो है वो इस पर बनेगा। अब वो कैसा इमेज बनेगा देखिए। अब वो मान के चलिए लाइट गया ऐसे, ये लाइट आया, ये लाइट आया, ये लाइट आया, और मान लीजिए और भी कुछ लाइट आ रहे हैं। अब क्या हुआ, इसका फोटो, इसका इमेज इस पर बन गया। कहाँ से कहाँ तक,
ये जितना था सीधे एकदम लाइट आया, यहाँ से यहाँ तक इसका इमेज बन गया। और आप समझेंगे यही जो इमेज इसका पड़ेगा इस पर, ठीक है, आप समझेंगे तिरछा पड़े, तिरछा नहीं, स्ट्रेट लाइन में जो सीधा इस पर लाइट पड़े, आप थ्योरी कॉपी देख रहे होंगे, वो जो लेंथ आएगा, मान लीजिए ये सी पर इसका लाइट जा रहा है, तो यहाँ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जो भी इमेज इस पर बनेगा वही इस वेक्टर का इस लाइन पर प्रोजेक्शन कहलाएगा। यानी अगर मैं कहूँ तो प्रोजेक्शन क्या है आपका, यहाँ आपका प्रोजेक्शन AC है। अब समझिए इस AC का मान कैसे निकालेंगे, आखिर प्रोजेक्शन एक प्रकार का लेंथ है, प्रक्षेप एक प्रकार का क्या है, हिंदी में इसको हम प्रक्षेप बोलते हैं, प्रक्षेप, ठीक है। अब आप समझिए प्रोजेक्शन कुछ है नहीं, किसी वेक्टर का किसी लाइन पर पड़ने वाली छाया है। आप इस प्रकार से समझिए, इसका छाया इस पर पड़े, इसे आप हमारे हाथ रख रहे हैं तो इसका छाया पड़ता है, तो वैसे ही इस वेक्टर का इस पर क्या छाया पड़ेगा उसी को हम प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। और वो एक प्रकार की लंबाई, छाया से मान लीजिए आप हाथ रखते हो, देखिए आपके छाया बन रहा है, तो छाया की जो लंबाई होगी वह इस प्रोजेक्शन की लंबाई होगी, और वो लंबाई कितना है, AC है। अब आप त्रिकोणमिति पढ़े हुए 10th क्लास में, त्रिकोणमिति से अगर हम बात करें कि ये अगर कोई त्रिभुज है, सपोज का मिटा देते हैं हम, थोड़ा समझिएगा आराम से, अगर ये एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में आपको ये भुजा निकालनी है, तो यहाँ जरूरी है कि इस वेक्टर इस लाइन के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा, आपको कोण दिया रहेगा, समझिएगा। और ये बताइए ये कर्ण है, न पता है ना कि ये तो लंबवत है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है हाइपोटेनस, और कर्ण क्या है, तो कर्ण ये वेक्टर जो दिया गया उसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल दें तो वो इसकी लंबाई हो जाएगी और वही कर्ण का मान देगा। तो वेक्टर का लंबाई कैसे निकलता है, उसका मॉड निकाल देते हैं, तो उसका मॉड निकाल देंगे तो ये इसकी लंबाई बताएगी। इस वेक्टर का लंबाई कितना हो जाएगा, AB का वेक्टर का मॉड, या हम अगर स्मॉल a कर दे तो उसका मॉड, और अगर सिंपली कहें तो हम इसको AB भी लिख सकते हैं। AB एक लंबाई है, क्योंकि वेक्टर में मॉड लगाते तो जो तीर का साइन है वो हट जाता है और सिंपली उसका लंबाई बताता है। जैसे कैसे आपको कहें मैंने इसकी लंबाई क्या होगी, AB अगर नाम है तो AB होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए ध्यान से, एक मिनट, चलिए, हाँ जी, तो ये हमारा लंबाई दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, ये कोण मालूम है, तो त्रिकोणमिति की सहायता से अगर मैं आपसे कहूं तो इस कोण के लिए कर्ण है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, और ये कोण दिया है तो इस कोण के लिए आधार है, तो आधार और कर्ण के बीच में संबंध कौन बतलाता है, आधार और कर्ण के बीच में संबंध बतलाता है कॉस थीटा। तो अगर मैं कहूं कि इस थीटा के लिए कॉस का मान निकाले तो आप तुरंत कहेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा में कर्ण। तो आधार कौन है, AC, और कर्ण कौन है, AB। अब आपसे अगर मैं कहूं कि AC निकालिए तो क्या आप नहीं बताएंगे कि AC इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। ये आपका AC का मान निकल गया, यही मैं पूछ रहा था। AC कैसे निकलेगा, तो त्रिकोणमिति की सहायता लेंगे, इस कोण के लिए ये आधार है, ये कर्ण है, आधार और कर्ण का संबंध बतलाता है कॉस। तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े कॉस बराबर आधार बटा में कर्ण, वहां से AC का मान हम लोग निकाल लिए क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, AB कॉस थीटा, यानी AC इज इक्वल टू आ गया AB कॉस थीटा। अब आप समझिए ये इसका क्या बतलाया, लंबाई बतलाया, और यही लंबाई क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। किसका प्रोजेक्शन कहलाएगा, किसी वेक्टर का कहलाएगा, कहां पर, किसी लाइन पर। अब एक बात और समझिए थोड़ा सा, ये AB क्या है, AB कुछ है नहीं बल्कि, अरे भाई क्यों घबरा गया सब इसी टाइम पे, हाँ, ये AB कहाँ से आया भाई, AB जो है वो AB वेक्टर जो हमें दिया था उसका मॉड है, और ये cos थीटा तो आपको पता ही है। अब एक बात और बताइए हमें, आपको पिछले क्लास में ये समझाया गया था कि भाई अगर कोई भी वेक्टर चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर से अगर हम गुना कर दे तो हमें उसका क्या निकल जाएगा, वेक्टर निकल जाएगा। तो अगर हमें ये जैसे AC निकला है, अगर हम कहें आपसे कि चलिए AC निकाल लिए, मतलब प्रोजेक्शन निकाल लिए, अब आप AC वेक्टर बतलाइए,
मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर बतलाइए। तो आप समझिएगा प्रोजेक्शन को P से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल p से। अब आप समझिए ध्यान पूर्वक, तो अगर प्रोजेक्शन P है तो उसका प्रोजेक्शन वेक्टर बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? P वेक्टर, है ना। अब आप समझिए कोई भी वेक्टर बनाना हो तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि उसकी मैग्नीट्यूड में उसका डायरेक्शन इंक्लूड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएगा तो वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई यानी कि AC, और डायरेक्शन का मतलब उसका यूनिट वेक्टर, उसके एलोंग यूनिट वेक्टर। और ये अगर प्रोजेक्शन P है, इसको अगर हम P बोल रहे हैं तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट किया जाता है? P कैप। सबको पता है यूनिट कैप वेक्टर जो है हमेशा उसके ऊपर कैप लगा करके दिखाया जाता है। अब मैं अगर पूरी बात कहूं आपसे तो AC का मान कितना आया था? AB का मॉड इनटू cos थीटा, और ये P जो है यूनिट वेक्टर है। यानी अब आप समझ गए। मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर दूं और स्पष्ट बता दूं आपको कि अगर प्रोजेक्शन निकालना है, समझिएगा ध्यान से इस चीज को, अगर प्रोजेक्शन निकालना है, जिस वेक्टर का निकालना है, यहां समझिए, अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो आपको उसके मॉड्यूलस में cos से गुना करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा प्रोजेक्शन। और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो आपको इसके लिए उसका मैग्नीट्यूड तो आप निकालना जान ही रहे हैं, प्रोजेक्शन निकालना तो जान ही रहे हैं। कैसे निकालेंगे? जिस वेक्टर का निकालना है उसका मैग्नीट्यूड और cos, ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन, और उसमें उसके यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे तो बन जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। तो आपको परीक्षा में दे देगा, कोई वेक्टर दे देगा और कहेगा किसी लाइन पर अगर एंगल आपके साथ दिया हो तो प्रोजेक्शन निकालिए, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालिए, प्रोजेक्शन को P से, प्रोजेक्शन वेक्टर को P वेक्टर से। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रोजेक्शन निकालना भी सीख जाएंगे और प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकालना सीख जाएंगे। ये दो चीज़ें आपको समझनी थी। कहाँ चला गया लोग? एक मिनट थोड़ा ठहरिएगा। समझ में आ गया प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं। जिस वेक्टर का निकालना है उसके मॉड्यूलस में cos से गुना कीजिए तो प्रोजेक्शन, और उस प्रोजेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर से गुना कर दीजिए तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकल जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आप समझिएगा आगे क्या होता है। ये देखिए आगे इसके बाद आपको पढ़ना है, इसी में कुछ नोट्स वगैरह दिया है। चलिए नोट नंबर 1 कह रहा है, ठीक है, कि आपको अगर P यूनिट वेक्टर है, ठीक है, लिखा है कि P यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर along a line L, then projection of a vector A on the line L is given by A dot P। मतलब ये बात समझेंगे, अगर आपको मैं कहूँ कि प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर का तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से पूरी बात को आपने देखा कि भाई ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी ये जो मैग्नीट्यूड आया है उसमें उसके यूनिट वेक्टर से गुना कर रहे हैं। चलिए अब आप देखिएगा नोट की बात जो कह रहा है, इसमें कुछ मुख्य बात है उसको समझेंगे। चलिए जी, अब वो कहता है कि आपको कैसे समझना है प्रोजेक्शन को। कुछ अलग अलग लाइन देगा, अलग अलग वेक्टर देगा, उसमें कैसे हम लोग उसको निकालेंगे। तो पहला बात कह रहा है कि अगर P यूनिट वेक्टर दिया है, ठीक है, किसी लाइन के अलोंग, जैसे मान लो कोई लाइन दिया है उसके अलोंग जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर आपको दिया है P यूनिट वेक्टर, ठीक है, आ जाइए। तो अगर P यूनिट वेक्टर दिया है और उसका जो प्रोजेक्शन है किसी वेक्टर का निकालना है, वो वेक्टर अगर A वेक्टर है, ठीक है, तो उसका प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? तो कहता है, ध्यान समझिएगा, अगर A वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर P दिया है, समझिएगा ध्यान से, जैसे कहने का मतलब ये देखिए, ये आपका कोई लाइन है, इस लाइन के एलोंग कोई यूनिट वेक्टर आपको दिया गया है जिसका नाम है P कैप, और अगर P कैप दिया है और यूनिट वेक्टर आपको मालूम है पहले से, समझिएगा, और कोई वेक्टर दिया है आपका A वेक्टर, और इसका अगर इस पर प्रोजेक्शन निकालना है तो सिंपल बात कह रहा है कि जिसका निकालना है उससे, जिस पर निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से गुना कर दीजिए। कैसे निकलेगा? जिसका निकालना है उससे, प्रोजेक्शन, समझिएगा हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोजेक्शन।
जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर का, उस वेक्टर से जिस लाइन पर निकालना है उस लाइन के यूनिट वेक्टर से गुना कर दीजिए, ये आपका प्रोजेक्शन निकल जाएगा। अब मैं कहूँ इस बात को थोड़ा सा अगले लहजे में कि भाई देखो, यूनिट वेक्टर नहीं दिया हो और उसके जगह पर कोई वेक्टर दे दिया जाए, थोड़ा समझिएगा। यूनिट वेक्टर दिया हो तो क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसको लिखेंगे और जिस पर निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो प्रोजेक्शन निकलता है। अगर इस बात को हम इस दूसरे तरीके से कहना चाहें कि अगर कोई नीचे भी यूनिट वेक्टर ना दे करके कोई वेक्टर दे दिया है और एक वेक्टर दिया है ए और कहता है कि इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, तो आपको समझा दिया गया कि प्रोजेक्शन जब पूछेगा, जिसका पूछेगा उसको पहले, और इसका किस पर निकालना है, इस पर निकालना है, बी वेक्टर पर निकालना है। तो जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। इस पर निकालना तो इसका यूनिट वेक्टर दिया था, लेकिन इस पर निकालना है और इसका यूनिट वेक्टर दिया नहीं है। लेकिन यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको पहले बताया जा चुका है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो उसका निकल जाता है यूनिट वेक्टर। यानी अब आपको बात समझ में आ गया कि अगर यूनिट वेक्टर दिया है तब तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट गुना डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर मालूम नहीं है तो हम निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है आपको पहले से पता है कि उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा देंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा और उसके बाद उसको गुना कर दीजिए, आपको प्रोजेक्शन निकल जाएगा। तो अब ऐसे ही प्रश्न देगा, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। तो ए वेक्टर आपको मान लीजिए दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको दिया गया और कह रहा है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालिए बी वेक्टर पे। तो आप कैसे निकालिएगा, सीधे लिखिएगा कि प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, कैसे निकलता है, किसका निकालना है, ए वेक्टर का, तो ए वेक्टर लिखेंगे। और किस पर निकालना है, बी वेक्टर पर निकालना है, तो उसको क्या लिखेंगे, बी का यूनिट वेक्टर लिखेंगे। जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं। अब यूनिट वेक्टर तो दिया नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है भाई, तो उसके वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब आप यहाँ पे सारा मान आपको पता है, अब आप रख दीजिए। चलिए पहले ए वेक्टर कितना दिया है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर इनटू बी वेक्टर आपका कितना है, 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको b का मॉड करा है। b का मॉड कैसे निकालते हैं पता ना, अंडर रूट जो भी दिया हो स्केलर कंपोनेंट उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो 2 है और 1 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट बताए थे कैसे करते हैं, आई का आई से, जे का जे से, क्योंकि सेल्फ का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी सबका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को कॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और कॉस में जब सेम गुना करते हैं तो एंगल 0 बनता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन आई का जे से, जे का के से जे से कुछ भी अगर अदर करते हैं तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा और 90 डिग्री का कोण बनने पर cos 90 का मान 0 होता है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेल्फ का कराते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हैं आपको पहले समझा दिए कि आई का आई से करेंगे, आई वाला है ही नहीं तो करना ही नहीं है मतलब उसका 0 है, 0 से 1 में करें खत्म। जे का जे से करेंगे, 2 से 1 में करेंगे, इसका 1 है इसका 2 है, इसका कंपोनेंट गुना कीजिए, 1 से 2 में करेंगे तो 2, जे में जे करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे ही नहीं, और के तो है ही नहीं, हो गया गुना, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब आपको बहुपद जैसा मैंने बताया था गुना करने के लिए, आई से इसमें भी कीजिए, इसमें भी कीजिए, लेकिन क्या फायदा है, क्योंकि आई से जे में करेंगे 0 हो जाएगा, आई से के में करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, जे से जे में करेंगे तो आएगा 1, तो हम इसलिए इसी को केवल कर दिए, क्योंकि फिर जे से के में करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। नीचे देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 बटा में √5 और ये कितना हो जाएगा 2। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन कर दें, परमीकरण कर दें तो ऊपर नीचे √5 से गुना कर देंगे
तो 2√5 और बटा में 5, ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन। मतलब आप समझ गए कि भाई प्रोजेक्शन का बेसिक फॉर्मूला यही है कि जिसका निकालना है वो वेक्टर और जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। ये अब आपको समझना होगा किसका किस पर कह रहा है, अगर नहीं समझेंगे तो गलती हो जाएगी। और फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है ये आपको पहले से पता हो गया कि उस वेक्टर में उसका यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगाएंगे। तो ये भी फार्मूला हो गया और ये भी फार्मूला हो गया, दोनों में से जो इच्छा हो आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। चलिए जी आगे एक बात समझेंगे, ये तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, अब आप समझिए थोड़ा सा और विस्तार से इस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें हैं और आज हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को शायद अंतिम रूप दे देंगे, थ्योरी का एक्सरसाइज कल से चलेंगी। एक बात और मैं बताऊं आपको, अगर ऐसा लिख दिया जाए ए वेक्टर, ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बटा में बी का मॉड, ये तो आप समझ गए कि ये हमारा प्रोजेक्शन निकलता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा इसमें गौर करके, अगर मैं कहूँ ये तो स्केलर है और ये दोनों वेक्टर है तो हम स्केलर को आगे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, और इन दोनों को गुना करना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा समझिएगा, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, इस प्रकार से भी हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि स्केलर वाला आगे आ जाएगा, क्योंकि स्केलर एक प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा और फिर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मतलब जिसका निकालना हो, अगर आप ऐसे समझेंगे, अगर ए दिया रहे बी दिया रहे तो डॉट प्रोडक्ट करा करके और जिस पर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा देंगे। तो अनेक प्रकार है समझने के लिए, जैसे आपको सुविधा हो आगे समझिएगा। और मैंने आपको अभी बता दिया भाई कि अगर प्रोजेक्शन तो निकल गया, अब अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, समझिए प्रोजेक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो तो मैंने कह दिया आपको कि उस प्रोजेक्शन में क्या करना है, प्रोजेक्शन एक प्रकार का मैग्नीट्यूड है, तो उस मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से हम लोग गुना कर देते हैं। और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपके सामने है, ये है या फिर ये भी था, सब फॉर्मूला ही है, तो हम कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख दिए कि उस वेक्टर से उसके यूनिट वेक्टर में गुना करेंगे। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर पता ही आपको, जिस पर निकालना उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप। तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला है और ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। दो चीज़ बता दिया गया, एक थीटा दिया रहेगा तब और एक थीटा नहीं दिया रहेगा तब, दोनों ही बातें आप समझ गए। जैसे डॉट प्रोडक्ट में आपको बताए थे, थीटा दिया हो तो कैसे ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, थीटा नहीं दिया होगा तो आई वाला का आई से, जे वाला का जे से, के वाला के के से, हम दोनों ही तरह से आपको समझा रहे हैं। आगे समझिए, अब इसमें अगर हम इसको डिलीट कर दें, हटा दें, आगे समझेंगे थोड़ी सी बात। कहता है नोट नंबर 3 में कि अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो प्रोजेक्शन क्या होगा। अब आप बताओ भाई, अभी आपने प्रोजेक्शन का पूरा फिगर देखा, ये है आपका फिगर, ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। अब बताओ ये इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन निकालना था तो यहाँ कुछ ना कुछ थीटा का मान होता था। अब अगर थीटा ही 0 हो जाए, थीटा 0 होने का मतलब ये वाला वेक्टर तो इसी पर हो जाएगा, तो ये वाला इस पर आ जाएगा, तो अब ये जितनी इसकी लंबाई होगी वो इस पर आकर सट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मान लो इतना लंबाई है तो उस कंडीशन में ये वाला वेक्टर इसी पर हो जाएगा। तो बताओ जितना इसका लंबाई होगा वही उसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात को समझो, जब थीटा का मान 0 होगा, थीटा का मान 0 होगा तो ये वेक्टर कहाँ आ जाएगा, इस पर हो जाएगा। तो इसकी जितनी लंबाई है वही लंबाई यहाँ पर भी होगी। तो उस कंडीशन में इसकी लंबाई मतलब ये वेक्टर ही उसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर थीटा का मान 0 हो तो ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन उसका खुद का मैग्नीट्यूड ही होगा, माने वो जितना लंबा होगा वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि थीटा का मान 0 हो चुका है। आगे कहता है अगर थीटा का मान 90 हो जाए या जो है कि थीटा का मान 270 हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा। अब आप समझो ना भाई, देखो तुमको फॉर्मूला बता दिया गया प्रोजेक्शन का, क्या बताएं प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला तुमको बता दिया, जिस वेक्टर का निकालना है देख लो तुम्हारे सामने ये प्रूफ भी हो जाएगा। जिसका भी प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और मैंने कहा कि थीटा का मान 0 हो जाए। थीटा
थीटा का मान 0 होने का मतलब cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, और 1 से गुना करोगे तो ये भी वेक्टर आ जाएगा, यानी उसका मान वही हो जाएगा। अब बताओ अगर थीटा का मान 90 रख दें तो cos 90 0 होता है, यानी उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देख लो ये फिगर कहाँ चला गया, ये फिगर हो जाएगा ऐसे। अब बताओ इस पर लाइट पड़ेगा तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, यही हो जाएगा, यही 0 हो जाएगा, यही प्रोजेक्शन हो जाएगा 0। ये ऐसे होगा, थोड़ा सा भी तिरछा होगा तब ना इसका क्या बोलते हैं परछाई बनेगा। अब जैसे तुम देखते हो सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है तो छाया बनता है, अगर सूर्य एकदम सिर पर खड़ा हो जाए तो छाया 0 बनता है, नहीं बनता है। वही कंडीशन यहाँ भी है, जैसे ही 90 होगा, अब देखो समझदारी की बात है, जैसे ही 90 होगा तो छाया नहीं बनेगा, यानी 0 हो जाएगा उस कंडीशन में, यानी थीटा का मान 90 या थीटा का मान 270 भी करोगे, cos 270 का मान भी 0 होता है, मतलब 90 का मतलब π/2 कहो तो π/2 हो जाए या 3π/2 हो जाए, उस कंडीशन में प्रोजेक्शन क्या होगा 0 होगा, थीटा का मान 0 होगा तो प्रोजेक्शन क्या होगा वही हो जाएगा। और अगर थीटा का मान क्या हो जाए पाई हो जाए, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो cos 180 का मान -1 होता है, उस कंडीशन में उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने का मतलब जो ए बी था वो अब क्या हो जाएगा पता है ना, ए बी वेक्टर का निगेटिव क्या होगा, ए बी वेक्टर का निगेटिव क्या होगा बी ए वेक्टर हो जाएगा। यानी आपको सब बात समझा दिएगा, फिर से मैं एक बार लिख देता हूं समरी के लिए कि 4-5 कंडीशन है, प्रोजेक्शन क्या होगा अगर 3-4 कंडीशन है। पहला कंडीशन थीटा का मान 0 तो प्रोजेक्शन हो जाएगा वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड, खुद का ही। थीटा का मान अगर 90 तो प्रोजेक्शन क्या होगा 0, अगर थीटा का मान 270 तभी प्रोजेक्शन क्या होगा 0, अगर थीटा का मान पाई मतलब 180 तो ये वाला क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, यानी बी ए वेक्टर का क्या हो जाएगा मतलब वो ए बी जो था वो उल्टा हो जाएगा, यानी -AB हो जाएगा, -AB कहो वेक्टर या BA वेक्टर कहो, बात एक ही है। ये इतनी सारी बातें आपको समझाई गई, आगे समझिए। अब जो कहता है वो एक नया चीज़ है, समझेंगे इस चीज़ को। कहता है कि भाई देखो अगर कोई वेक्टर तुमको दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, तो कंपोनेंट फॉर्म आपको पता है कि कैसे लिखते हैं हम लोग, कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है A1I A2J A3K, मतलब 3 डायमेंशनल में उसको हम लोग IJ मतलब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अलॉन्ग उसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि बताइए यहाँ पर cos अल्फा क्या होगा, अब आपको बताया गया है कि cos कैसे निकालते हैं, पता है ना कि कोई भी वेक्टर x y z के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है, तो अल्फा कोण बनाएगा x के साथ, बीटा कोण बनाएगा y के साथ और गामा कोण बनाएगा z के साथ। और ये आप सॉरी थोड़ा रोक दीजिएगा भाई, कुछ थोड़ा सा रोक दीजिएगा, अभी ख़त्म हो गया 40 मिनट हो गए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, अब आपको पूछ रहा हूं मैं cos अल्फा क्या होगा, तो आपको पता है उस समय हम लोग क्या बोलते थे x बटा में r का मॉड, याद होगा आप लोगों को, जिसका निकालना अल्फा x के साथ में तो x और बटा में जो वेक्टर दिया उसका मॉड्यूलस। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या है a1 है, तो a1 और r का जो मॉड है, r क्या है यहाँ पर वेक्टर a है तो 1 का मॉड। अगर मैं कहूँ cos बीटा बताइए क्या होगा, तो आपका लेंगे y वाला मान, y का मान यहाँ पर क्या है a2 है और इसका मॉड आप निकाले होंगे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा कैसे निकालते हैं। फिर cos गामा क्या होगा, तो cos गामा z के साथ बनता है, z के साथ यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट a3 है और उसका मॉडुलस क्या होगा a का मॉड। तो यहाँ से मैं अगर कहूँ आपसे कि चलिए बताइए a1 का मान a2 का मान और a3 का मान क्या होगा, तो a1 का मान हो जाएगा ये बटा लो गुना हो जाएगा, यानी a का मॉड इंटू कॉस अल्फा, a2 का मान क्या होगा तो a का मॉड इंटू कॉस बीटा, और अगर a3 की बात करें तो a का मॉड इंटू कॉस गामा। अब इन तीनों से एक मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा कि अगर 3 डायमेंशनल में कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर सपोज किया, चूंकि 3D ऐसे दिखाना संभव नहीं है, सपोज किया जाए कि कोई भी वेक्टर होगा तो उसका परछाई तीनों तरफ पड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो पड़ ही रहा होगा। मान लीजिए इसका परछाई पड़ा इस पर x पर यहाँ तक, y पर यहाँ तक
और जेड पर यहाँ तक, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वेक्टर का 3D में अगर उसका परछाई पड़ रहा है, मतलब प्रोजेक्शन निकालना होगा, तो इस वेक्टर का, ये मान लीजिए ओपी वेक्टर है, तो ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा प्रोजेक्शन, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा प्रोजेक्शन। तो आपको तनिक भी चिंता नहीं करना है। अब आप देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वही तो उसका प्रोजेक्शन होगा, और इसी को आप क्या बोलते थे, एक्स, और ये जो मान होगा वो वाई, और ये जो मान होगा जेड, यानी उसका स्केलर कंपोनेंट जो है एक्स, वाई और जेड, जिसको हम लोग A1, A2 और A3 बोले हैं, वही ना है जी। यहाँ पर इसको हम A1 बोल दिए, इसको A2 बोल दिए, इसको A3 बोल दिए। यानी आप समझ लो आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। कहने का मतलब कि अगर कोई वेक्टर दिया होगा कंपोनेंट फॉर्म में और उसका प्रोजेक्शन पूछ दे कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, तो उसका स्केलर कंपोनेंट ही उसका प्रोजेक्शन होगा। अगर स्केलर कंपोनेंट नहीं दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, तो यहां देख लो, A1 मतलब x, कैसे निकालोगे, तो उस जो वेक्टर दिया गया है उसका मॉड्यूलस में cos अल्फा से गुना। अगर क्या निकालना है, y निकालना है, मतलब y के अलोंग निकालना है, तो उसके मॉड्यूलस में cos बीटा से गुना। अगर जेड के अलोंग निकालना है, मतलब जेड निकालना हो या A3 कहो, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके मॉड्यूलस में cos गामा। मतलब स्पष्ट है कि अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया हो, और सपोज करो मैं इस चीज को ऐसे समझा दूं कि अगर कोई आपको वेक्टर दिया गया है 2i + 3j + 4k और कहता है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन बताइए y एक्सिस के अलोंग, तो आप क्या करोगे, y एक्सिस के अलोंग निकालना है, जिसके भी अलोंग निकालना होगा, समझो ध्यान से, जिसके भी अलोंग निकालना होगा। यहां y के अलोंग कह रहा है, तो क्या करेंगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और उसका एंगल आपको दिया रहेगा, अल्फा का मान मान लो दिया है 0 डिग्री, बीटा का मान मान लो दिया है पाई, और गामा का मान कुछ और दिया होगा, जो भी दिया होगा, ठीक है। तो बस हमको एंगल चाहिए और उसका कॉस निकाल करके उसके मॉड्यूलस में गुना कर देंगे। y के अलोंग कहेगा तो कॉस बीटा लेंगे, बीटा का मान दिया रहेगा। x के अलोंग निकालना होगा तो अल्फा लेंगे, अल्फा का मान भी दिया रहेगा। अगर z के अलोंग निकालना है तो गामा लेंगे, लेकिन मॉड्यूलस सब में लेंगे, जो वेक्टर दिया उसका मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर अंडर रूट, पता है ना, x² + y² + z², ये हो जाएगा आपका मॉड्यूलस। और इस मॉड्यूलस में cos अल्फा cos बीटा cos गामा, x लेना है cos अल्फा, y के अलोंग पूछे cos बीटा, z के अलोंग पूछे cos गामा, बस आपको अल्फा बीटा गामा केवल चेंज कीजिए। और कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया है तो आप इस प्रकार से प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं तीनों एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बात, अब एक चीज और देखेंगे थोड़ा। अब वो कहता है अगला चीज, अगला बात है कि अगर कोई वेक्टर दिया है यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर दिया है और वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, थोड़ा समझेंगे इस बात को। ये बताइए, जैसे अभी मैंने एक चीज़ लिखा था, A1 कोई वेक्टर है, ठीक है, और A वेक्टर आपको दिया गया है, सपोज किया जाए वो है आपका xi, सपोज कैसे लिखते हैं हम लोग, xi, yj और zk, और यूनिट वेक्टर है। तो आप समझदार व्यक्ति हैं, आप बताइए हमको कि यहाँ से cos अल्फा क्या होगा, cos बीटा क्या होगा और cos गामा क्या होगा। cos अल्फा निकालना है तो x लेंगे और इस वेक्टर का मॉड, अगर cos बीटा लेना है तो y लेंगे और इस वेक्टर का मॉड, अगर गामा लेना है तो z लेंगे और उस वेक्टर का मॉड। और अभी अभी आपने कहा कि भैया ये जो वेक्टर दिया गया है ये एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब आप बताओ, x इसका मान तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y इसका मान तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा z इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 बटा में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये x, ये y और ये z, यानी कि x जो है वो cos अल्फा के ही बराबर हो जाएगा। कब, जब यूनिट वेक्टर रहेगा तब, क्योंकि उसका मॉड्यूलस 1 हो जाएगा।
y किसके बराबर हो जाएगा, cos बीटा के, और z किसके बराबर हो जाएगा, cos गामा के। तब तो एक बात और कर सकते हैं, तब तो यूनिट वेक्टर को हम लोग इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, तो x के जगह पे क्या लिख देंगे, cos अल्फा, फिर y के जगह पे क्या लिख देंगे, cos बीटा, और z के जगह पे क्या लिख देंगे, cos गामा। आप समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये कब हो सकता है, ये कब होगा, जब कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा, तो उस कंडीशन में x, y और z उसके डायरेक्शन कोसाइन के ही बराबर होगा, और हम x, y, z न लिख करके डायरेक्शन कोसाइन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब दो चीज़ और है, और इसके बाद हम लोग तुरंत चले जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो थोड़ा वो दो चीज़ कौन है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उन दोनों को हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार लीजिएगा, परीक्षा में हो सकता है कि ये प्रूफ करने के लिए आ जाए, क्योंकि सॉल्यूशन में दिया भी है आपके एक्सरसाइज में, और ये एक प्रकार का थ्योरी भी है। इसका नाम है, नाम तो बड़ा भयंकर है जी, नाम है कॉची, ठीक है, कुछ लोग कुथी बोलते हैं इसको, कॉची स्क्वाड्स, SCHWARTZ, कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। यानी ये दो वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, और उन दोनों ने मिल करके एक असमीका दिया, इनइक्वालिटी। आप पढ़ चुके हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें बराबर रहे, जिसमें इक्वालिटी का साइन हो, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, और जिसमें ये वाला साइन रहे, लेस देन इक्वल टू लेस देन, या फिर लेस देन ग्रेटर देन, जो भी हो, ऐसा अगर साइन रहे तो हम उसको इक्वेशन ना बोल करके इन इक्वेशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में समीकरण बोलते हैं, और इसको असमीका बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में पढ़ाया गया है। अब नहीं पढ़े हैं तो मैं क्या करूं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं पढ़े भी हैं तो आगे अध्याय 12 जब पढ़ाएंगे उस समय आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब क्या है कि कॉची और स्क्वाड्स मिल करके एक असमीका के बारे में बताए, वही आपको प्रूफ करना भी सीखना है और आपको जानना भी है। उसमें क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, तो कहता है कि उन दोनों वेक्टर को समझेंगे ध्यान से। कहता है कि अगर ए और बी दो वेक्टर इस प्रकार से हो, तो याद रखिए उसके डॉट का जो मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा इक्वल और लेस देन क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के गुना के बराबर होगा। यही है कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। इसमें आपको क्या करना है, क्या प्रूफ करना है कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट करके अगर मॉड निकालते हैं तो वो हमेशा या तो बराबर होगा या छोटा होगा। किससे, तो अलग अलग मॉड्यूलस के निकाल करके गुना करेंगे उससे। समझ गए, ये इससे बराबर भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा नहीं होगा। ये इस चीज़ के बारे में इन लोगों ने बताया, इसीलिए इनके नाम पर ये पड़ा है। और चूंकि ये इनइक्वालिटी का साइन है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉची स्क्वाड इनइक्वालिटी। अब हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, समझिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए जी, सबसे पहली बात, एक बात ध्यान से सुनिए, इसको प्रूफ करने के लिए कहता है कि हम क्या करेंगे। देखिए, जैसे आपके सामने इक्वेशन है कि दोनों का डॉट करा करके जो मॉड्यूलस आएगा वो हमेशा या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। किसके, तो भैया उन दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड के, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ जब हम लोग शुरू करते हैं तो आप खुद देखिए, अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर इन दोनों में से कोई भी अगर जीरो वेक्टर होगा, देखिए ध्यान से, अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई भी अगर जीरो वेक्टर हो, ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई भी जीरो वेक्टर रहेगा, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो वेक्टर ये भी, जीरो वेक्टर ये भी, गुना करेंगे तो जीरो, और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा जीरो, और यहाँ भी गुना करेंगे जीरो, तो जीरो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही प्रूफ हो गया, क्योंकि दो कंडीशन है, या तो बराबर होगा या छोटा होगा।
तो ये तो बराबर वाला को फॉलो कर रहा है, तो सही हो गया। तब इसको हमको प्रूफ क्या करेंगे अब, लेकिन बात समझिए, यानी दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाएगा तो ये ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, केस ये केस मान लीजिए फर्स्ट है, ये तो हमको प्रूफ ही नहीं करना, ये ऐसे ही प्रूफ हो गया। केस सेकंड हम लेके चलेंगे जिसमें ये मानेंगे कि इन दोनों में से कोई भी वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर नहीं है। इन दोनों में से कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, ना तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर है ना बी वेक्टर जीरो। तब इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये आप सीखिए, बात पूरा समझ लो भैया। इन दोनों में से कोई भी जीरो हो जाएगा तो अब जीरो से गुना करोगे तो जीरो, और यहाँ भी जीरो से गुना करोगे तो जीरो, और ये जीरो और ये जीरो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो कह ही रहा है कि बराबर हो सकता है, तब तो ये तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। तो हमें इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा लेकर चलना है कि भाई इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। तब कैसे प्रूफ करेंगे अब समझिए। नाउ अब आप समझिए मेरी बात को ध्यान से, बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपने पढ़ा है कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। अब आप देखो यहाँ एलएचएस क्या दिया है कि उस डॉट का मॉड्यूलस निकालना है। डॉट तो आप निकाल लिए हो, अब इसका मॉड्यूलस ले लो, तो दोनों तरफ हम लोग मॉड निकालेंगे। इसका मॉड ले लिए तो इधर साइड भी मॉड निकालेंगे, ए का मॉड अब बी का मॉड कॉस थीटा, पूरे का मॉड ले लिए, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग मॉडुलस निकाल रहे हैं। चल भैया मेरे ध्यान से देखो, ए का मॉड सॉरी ए डॉट बी का मॉड, ठीक है। ये बताओ ये देख लो, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, चूंकि मॉडुलस निकालने पर वेक्टर स्केलर हो जाता है, पता है ना। वेक्टर को स्केलर बनाने के लिए ही तो मॉडुलस निकालते हैं। तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो स्केलर का मॉडुलस क्या होगा, स्केलर ही होता है। मतलब ये है, अगर मान लो कहने का मतलब ये है कि 5 का मॉड क्या होगा, 5 ही होगा। स्केलर का मॉड तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉड का साइन लगाए या ना लगाए, यानी इसमें हम मॉड का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तो ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा। अब आगे समझिए, ये दोनों गुना वाला कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी का मॉड बटा में ए का मॉड और बी का मॉड इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप ये बताओ थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं कि देखो भाई इसका तो यह आ जाएगा स्केलर ही आएगा, इसका तो स्केलर ही आएगा, लेकिन ये स्केलर जो है हो सकता है कि पॉजिटिव भी आ जाए नेगेटिव भी आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा का मान, इसका आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है, इसका वैल्यू यानी इसका जो ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी मान हो सकता है। तो अगर -1 हो जाएगा तब तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम मॉडुलस लगा दें तब तो फिक्स हो गया कि इसका मान भी पॉजिटिव देगा। 1 मिनट ठहर जाइएगा। हेलो, तनी पढ़ाओ, हिंदी बात करते हैं 10 मिनट में, ठीक। हाँ जी, चलिए बात समझिए। मैंने क्या कहा कि इसका मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि इसका मॉडुलस वही रह जाएगा, इसका मॉडुलस वही रह जाएगा, लेकिन इसका मान -1 से 1 के बीच में वैरी करता है, तो हमको इसका मॉडुलस लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस साइन का जो दिया था। अब एक बात और समझिए, जब मॉडुलस ले लिए तब तो पक्का हो गया कि इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब या तो जैसे इसका कवरेज एरिया कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। अब इसका मान जो आएगा वो हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, माइनस में नहीं होगा, लेकिन 1 या 1 से छोटा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर cos थीटा का मान -1 से 1 के बीच में वैरी करता है तो उसका जो मॉड है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में भी मैक्सिमम कहाँ तक, 1 तक होगा। तो यानी या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। यानी इसका मान कितना होगा, यहाँ समझिए ध्यान से, इसका मान होगा, ये तो वैसे ही रह जाएगा, इसका मान या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। इस कंडीशन को आप आराम से समझ लीजिए कि cos का मान -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि cos का वैल्यू जो है या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा।
इसलिए इसके जगह पे हम लोग इसको रख सकते हैं। अब आप बताओ, ये बटा वाला उधर गुना में जाएगा तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे a डॉट बी इज इक्वल टू, ये दोनों गुना में जाएगा तो 1 से गुना करोगे वही रह जाएगा, तो a का मॉड इंटू b का मॉड। और ये देखो ये साइन क्या है? इक्वल और लेस देन का, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो कुछ किए? कुछ नहीं किए। सिंपल वे आपको समझाया गया कि आप डॉट लेकर चलिए, LHS में मॉड्यूलस लिया है, आप दोनों तरफ मॉड्यूलस लीजिए, ये वाला वही रह जाएगा, ये वाला वही रह जाएगा, क्योंकि ये तो खुद पे खुद स्केलर दे दिया है। लेकिन ये वाला जो मान है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, इसलिए इसका हम लोग मॉड निकालेंगे। अब जब मॉड लेंगे तो पक्का है कि इसका मान मैक्सिमम 1 होगा या 1 से छोटा होगा, यानी इसके जगह पे हम लोग इसको रख सकते हैं और फिर बटा वाला गुना में कर देंगे, आपके सामने प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी प्रूफ हुआ। एक और है, उसको भी हम लोग समझेंगे, उसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, त्रिभुज असमीका। थोड़ा उसको समझेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस डॉट लेकर के मोड निकाल दीजिए, एकदम सिंपल। आगे समझिए, अगला नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अंतिम एकदम चल रहा है, 10.3 का अंतिम बात चल रही है। इसका नाम क्या है भाई? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी, त्रिभुज असमीका कह सकते हैं इसको हिंदी में, त्रिभुज असमीका। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर a और b दो वेक्टर दिए गए हैं तो इन दोनों को जोड़ करके मॉड निकालिए, वो हमेशा इक्वल और लेस देन होंगे। दोनों के मॉड निकाल करके जोड़ने पर जो आएगा उससे, वहाँ पे देखिए डॉट था, गुना वाली बात थी, यहाँ प्लस कर दिया है और कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी बात बदल गई कि भाई त्रिभुज में भी आप पढ़े हुए ना कि त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ होती है। वही यहाँ पर भी कह रहा है कि दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझिए, इसमें हमेशा बड़ा होता था, इसमें कह रहा है कि बराबर भी हो सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखो ना, जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा? ट्रायंगल, आपने पढ़ा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो त्रिभुज असमीका में त्रिभुज भी यही कहता है नियम कि दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा, वही है त्रिभुज असमीका। चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे इसको भी समझिए। फिर वही बात, अगर हम लोग जीरो वेक्टर ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी केस फर्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई भी अगर जीरो वेक्टर रहेगा तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 + 0 0 होगा और 0 + 0 0 होगा और तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या लेना होगा? केस सेकंड लेना होगा। केस सेकंड में क्या लेना होगा कि भाई दोनों में से कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। अब जीरो वेक्टर नहीं है तब हम लोग इसको प्रूफ करना प्रारंभ करते हैं। और कैसे प्रूफ करेंगे ये समझिए। चलिए बहुत ध्यान से, एग्जाम में पूछेगा इसलिए आप इसको याद रखेंगे। चलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपको ये प्रूफ करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल और लेस देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, चलिए जी, इसके लिए आपको प्रूफ करने से पहले आपको एक सिंपल चीज़ याद रखना है कि बताइए हमको ये चाहिए ना, हम इसको लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा भाई मेरे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसको हम लेके चलेंगे, ध्यान समझिए कितना होगा, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर कितना होगा। तो आपने पढ़ा है कि भाई इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर का मतलब ये है कि a + b डॉट a + b। अब आप कहेंगे भाई ये कहाँ से आ गया? तो आपको पढ़ाया गया है कि a डॉट a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर। ये कैसे होता है आप समझ लीजिए थोड़ा सा।
कहने का मतलब है कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हों और उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट कराना है तो उसका मान कितना होगा, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप कहेंगे भैया कैसे आ गया, तो देखो आराम से समझ लो, मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, हर एक चीज़ में समझा रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? डॉट प्रोडक्ट का आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया इसका मॉड और ये कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब आप बताओ, दोनों वेक्टर जब सेम है तो उनके बीच का कोण क्या बनेगा, 0 बनेगा, और जब 0 बनेगा तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और जब 1 होगा तो हम लोग गुना करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये दोनों तो स्केलर है, तो ये और ये मिल करके क्या बन जाएंगे, नहीं बन जाएगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर है, बन जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा दिया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी डॉट प्रोडक्ट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। इन चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, इसको मैं हटा देता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ नोट्स में सारे चीज़ लिखे हुए होंगे। अब आपको क्या करना है कि इसको सिंपली गुना करा के आगे बढ़ना है। देखिए ध्यान से, चलिए, क्योंकि LHS में जो चाहिए था मेरे पास है, हमको कोई इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हमें यहाँ पे गुना करनी है, बहुत ध्यान समझिएगा। ए वेक्टर से ए वेक्टर में गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डॉट ए। ए वेक्टर से बी में करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी वेक्टर, प्लस बी से ए में करेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एकदम जैसे गुना करते हैं बहुपद का गुना। फिर बी से बी में करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी डॉट बी। आगे बढ़िए, ये तो कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है भैया मेरे। देखो ध्यान से, इधर देखो ए डॉट ए, अभी मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट मतलब उसके मॉडुलस का स्क्वायर। और ये देखो एगो और एगो, चूंकि पता ना डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होगा तो जो ये होगा वही ये होगा, तो एगो और एगो क्या हो जाएगा, दूगो, 2a डॉट बी। और ये देखो b डॉट बी क्या हो जाएगा, b का मॉड का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, अच्छी बात, आगे बढ़िए। अब आप बताओ मेरे को कि भाई मेरे यहाँ पे जो कुछ भी आया है, यहाँ पे जो कुछ भी आया है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि देखो a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा है a का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये देखो b का होल स्क्वायर मॉड का, ये भी ठीक है। अब मेरी कोई बात बताओ, अभी मैंने प्रूफ किया उसी का यूज कर रहा हूँ, जो मैंने प्रूफ किया उसी का यूज कर रहा हूँ। 2 के जगह पे मैंने 2 छोड़ दिया। अब इन दोनों का हम लोग क्या ले रहे हैं, थोड़ा देर समझना भाई मेरे। इन दोनों का हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो मॉड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं। बात समझिएगा बड़ी ध्यान से, हम लोग इन दोनों का क्या ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं। जब मॉड लेंगे तो क्या होगा समझिए, a प्लस बी, ठीक है, मॉड का होल स्क्वायर। अभी आपने पढ़ा है कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी कि गुना करके मॉड निकालेंगे, इसका मान हमेशा छोटा होगा। गुना करके अगर हम लोग मॉड निकालेंगे वो हमेशा इक्वल या छोटा होगा किसके, अलग अलग गुना के, ठीक है। तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे कि ये वाला छोटा या बड़ा होगा किसके, ये तो जस का तस रहेगा, ये जस का तस रहेगा। कहाँ चेंज करेंगे, चेंज यहाँ करेंगे। और क्यों कर रहे हैं मैं पूरा बात बताऊंगा, समझो। ये छोटा या बड़ा होगा, ये वाला इससे छोटा या बड़ा होगा, कैसे, तो दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बाई कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी हम लोग जान चुके हैं कि ये वाला इससे छोटा या बड़ा होता है, यानी इसके जगह पे ये वाली चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे ये वाली चीज़ साइन के साथ हम लोग लिखेंगे। अब ये क्यों किए, बहुत छोटा बात है, इसलिए किए कि आप देखो ये तो जस का तस है, ये साइन मेरे पास आ गया, ठीक है, चूंकि साइन मेरे को लाना था। अब देखो ये इसको हम a बोलेंगे तो a स्क्वायर, इसको बोलेंगे b स्क्वायर, और ये देखो a और b और ये 2, तब तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो उस कंडीशन में मेरे को बताओ a क्या है तुम्हारा, मॉड ऑफ a है,
b क्या है तुम्हारा, मॉड ऑफ b है, और उन दोनों के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में फॉर्मूला में लाने के लिए हमको क्या चाहिए था, a चाहिए था और b चाहिए था। यहाँ पर इसका ये अलग था, ये अलग था ना अलग, ये a का मॉड था, ये तो a था, तो ये उस फॉर्म में लाने के लिए हमने मॉड यूज किया और मॉड के बाद कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी का प्रयोग किया, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। जैसे ही अलग हुआ तो ये वाला इससे मेल करने लगा, ये वाला इससे मेल करने लगा, तब हम कह दिए कि तब तो ये अगर हम इस मॉड को हम a बोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाए, तब तो मेरे पास प्रूफ आ गया। स्क्वायर कैंसिल आउट तो क्या बचेगा इधर कि a प्लस बी का मॉड इक्वल और लेस देन होगा a के मॉड प्लस b के मॉड के। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे यहाँ पर ले आया। आपको कुछ नहीं करना था, इसका LHS वाला पार्ट ले करके आपको स्क्वायर करना था। स्क्वायर कीजिएगा, 2 बार लिखिएगा, उसको सिंपली गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद ये इसका हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। हम यहाँ से काम शुरू करेंगे कि भैया इसका मॉड लेंगे, फिर बाई कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी का प्रयोग करेंगे। जैसे ही प्रयोग करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस प्रकार से ये क्या हुआ, प्रूव हुआ। यहाँ तक आपको समझना है बहुत ध्यान से। इन दोनों में से कोई भी एक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला जो बात है, थोड़ी सी बात रह गया है, उसको भी मैं बोल ही देता हूँ। चलिए हाँ, हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा समझिएगा। एक चीज़ है, अब देखिए लग रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट कल हो पाएगा, लेकिन ध्यान रखें आप लोग भी समझदार व्यक्ति हैं, आप लोग उन सब लोगों से